हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 20 अगस्त को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का स्किल डेवलपमेंट का पेपर है और आपके पेपर का नेम है गांधी मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों, इस पेपर की 3 क्लास मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये आपकी लास्ट क्लास है, यानी कि चौथी क्लास है। आपके सिलेबस में 4 यूनिट है। मैंने हर एक यूनिट का एक वीडियो बनाया है। 4 यूनिट के मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैंने आपका एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। जितना भी सिलेबस में दिया गया है वो मैंने आपको अति लघु, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में सब कवर करा दिया है बहुत अच्छे से। तो ये आपकी लास्ट क्लास है। एक बच्चा भी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भेजने वाला है। अगर वो मुझे भेज देगा तो एक आपकी क्लास में रात तक अपलोड कर दूंगी। उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे होगा। उसमें मैं अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व कराऊँगी। तो इस क्लास में मैं आपको अति लघु, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कराऊंगी। सबसे पहले मैं आपको अति लघु और लघु उत्तरी क्वेश्चन कराऊंगी। उसके बाद इस वीडियो में लास्ट में आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कराऊंगी। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी कौशल विकास मॉडल किस क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर देता है। अब आप इसका आंसर देख लीजिए। तो ये सबसे ज़्यादा जोर देता है आपका कृषि, कुटीर उद्योगों और छोटे पैमाने के ग्रामीण हस्तशिल्प को ये प्राथमिकता देता है। इसका आंसर देख लीजिए कि आप लिखेंगे कैसे। ये बड़े पैमाने पर शहरी औद्योगिकरण के बजाय कृषि, कुटीर उद्योगों और छोटे पैमाने के ग्रामीण हस्तशिल्प को प्राथमिकता देता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गांधी के दर्शन में रोटी के लिए श्रम का क्या अर्थ है। इसका आंसर देखिए। गांधी के दर्शन में रोटी के लिए श्रम का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दैनिक जीविका कमाने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए और ये सिद्धांत आपका समानता को बढ़ावा देता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 की 3 प्रमुख सिफारिशों के नाम बताइए जो सीधे गांधीवादी सिद्धांतों से जुड़ी हैं। तो इसका आंसर देखिए। पहला, इसमें व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में लाया गया है। फिर आपका एनईपी 2020 का दूसरा पॉइंट है, इसमें आपका मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि जो आपका गांधीवादी मॉडल था उसमें भी यही कहा गया था कि बच्चे को जो प्राइमरी स्तर की शिक्षा होती है वो उसकी मातृभाषा में दी जाए। फिर आपका इसमें तीसरा पॉइंट है, स्कूली पाठ्यक्रम में स्थानीय विशेषताओं और संदर्भित ज्ञान को शामिल करना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास के संदर्भ में ग्राम स्वराज का लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर देखिए। गांव को आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई बनाना ताकि स्थानीय युवाओं को बुनियादी आजीविका के लिए बड़े शहरों में पलायन करने की आवश्यकता ना पड़े। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की नई तालीम या बुनियादी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं। इसका आंसर देखिए। पहले मैं आपको सरल भाषा में शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि नई तालीम और बुनियादी शिक्षा का जो सिद्धांत है इसमें क्या कहा गया है। तो गांधी जी का कहना था कि आप बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें अगर उनको भविष्य में ज़रूरत पड़े तो वो उससे पैसे कमा सकें। तो पहला पॉइंट इसका ये है। दूसरा पॉइंट ये कि इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाती है वो उनकी मातृभाषा में दी जाए, क्योंकि बच्चे को मातृभाषा आसानी से समझ आती है, क्योंकि उसके वो घर में बोली जाती है। अगर आप उसी में शिक्षा देंगे तो उनको जल्दी अच्छे से समझ आएगा। फिर इसका तीसरा पॉइंट था, उन्होंने कहा कि 7 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाए। तो ये इनका जो नई तालीम और बुनियादी शिक्षा था इसके कुछ मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब आप देख लीजिए कि आप पेपर में लिखेंगे कैसे इसको। तो इसका आंसर देखिए। महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। इसी सोच से उन्होंने 1937 में वर्धा योजना के तहत नई तालीम, जिसे आप बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, इसकी नींव रखी थी। अब जो इनके मुख्य सिद्धांत है वो देख लीजिए कि उसमें कौन कौन से पॉइंट है। तो इसका पहला पॉइंट है, हस्तशिल्प आधारित शिक्षा दी जाए। बच्चे को किसी न किसी कुटीर उद्योग जैसे कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी के माध्यम से शिक्षा दी जाए। दूसरा पॉइंट है इसमें मातृभाषा में शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम केवल बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। फिर आपका इसमें तीसरा पॉइंट है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पूरी तरीके से आपकी फ्री होनी चाहिए। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, स्वावलंबन। स्कूल अपने द्वारा बनाए गए सामानों को बेचकर अपना खर्च खुद निकाले। अगर देखिए ये नियम आ जाएगा कि स्कूल को बाहर से पैसा नहीं दिया जाएगा, वो खुद सामान बनाए और खुद बेचे, तो इससे क्या होगा,
स्कूल मन लगा के बच्चों को स्किल्स सिखाएंगे जिससे बच्चे सामान बनाएं और फिर उनको बेचा जाए। फिर आपका जो गांधी जी का बुनियादी शिक्षा सिद्धांत था उसका लास्ट पॉइंट है श्रम का सम्मान। बच्चों के मन में शारीरिक श्रम के प्रति आदर पैदा करना। जब आप बच्चों को स्कूल से ही शारीरिक श्रम करना सिखाएंगे, जैसे आपने उन्हें कताई बुनाई सिखाया, तो फिर जब वो खुद श्रम करेंगे तो उनमें सम्मान की भावना पैदा होती है, क्योंकि जो काम वो बचपन से कर रहे हैं फिर अगर वो किसी और को करते देखते हैं तो वो उसे आदर के यानी सम्मान के भाव से देखते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार श्रम की महत्ता का क्या अर्थ है। इसका आंसर देखिए। गांधी जी ने रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित होकर ब्रेड लेबर यानी रोटी के लिए श्रम के सिद्धांत को अपनाया। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, कपड़ा, मकान को पूरा करने के लिए शारीरिक श्रम जरूर करना चाहिए। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, जो व्यक्ति बिना श्रम किए खाता है वह समाज पर बोझ है। शारीरिक श्रम करने से समाज में ऊंच नीच और छुआछूत का भेदभाव खत्म होता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी मॉडल में विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है। इसका आंसर देखिए। गांधी जी बड़े और भारी उद्योगों के खिलाफ थे क्योंकि वे इंसानों का स्थान ले लेते हैं और बेरोजगारी बढ़ाते हैं। गांधी जी मशीनों के बहुत खिलाफ थे। उनका मानना था जितनी बड़ी मशीनें का आविष्कार होगा, जितने बड़े बड़े लोग कारखानों में मशीनें लगाएंगे, उतना ज़्यादा वो लोगों का रोजगार छीन लेते हैं। गांधी जी सिर्फ उन मशीनों के पक्ष में थे जो व्यक्तियों का शारीरिक श्रम का बोझ कम करें। यानी वो ये चाह रहे थे कि व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं तो ऐसी मशीनें लाएं जो उनको 4 घंटे काम करना पड़े। लेकिन अब इतनी बड़ी मशीनें भी न ले आएं कि लोग व्यक्तियों को रोजगार से ही हटा दें, डायरेक्ट मशीन से काम कराने लगे। तो इससे क्या होगा, रोजगार घटेगा और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। फिर आपका इसमें अगली हेडिंग पड़ेगी, विकेंद्रीकरण क्या है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये था कि गांधी जी ने कहा कि आप सारी शक्तियां बड़े शहरों में मत स्थापित करें। जैसे आप बड़े बड़े कारखाने शहरों में स्थापित करते हैं, उससे क्या होगा, गांव पीछे होते जाएंगे। आप गांव में भी फैक्ट्रियां स्थापित करें जिससे गांवों का भी विकास हो, यानी कि गांव को भी आप शक्तिशाली बनाएं। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, इसका मतलब है कि सत्ता और अर्थव्यवस्था का केंद्र दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहर न होकर देश के गांव होने चाहिए, यानी कि ग्राम स्वराज। फिर आप इसमें लिखेंगे महत्व क्या है। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। यदि चरखा, खादी और स्थानीय लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा तो गांवों के लोगों को रोजगार मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के न्यासधारिता या ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को समझाइए। ये क्वेश्चन मैंने जो आपकी कल क्लास कराई थी, क्लास 3rd, उसका पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे भी दिया है और ये प्रीवियस ईयर में भी बहुत पूछा जाता है। इसका आंसर देख लीजिए। ट्रस्टीशिप गांधी जी का एक प्रमुख आर्थिक और सामाजिक विचार है। इसके अनुसार अमीर और पूंजीपति लोग अपनी संपत्ति के मालिक नहीं होते, वो सिर्फ उसके रक्षक यानी कि ट्रस्टी होते हैं। व्यक्ति को अपनी जरूरत के अनुसार धन खर्च करना चाहिए और बची हुई अतिरिक्त संपत्ति को समाज की भलाई के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, ये सिद्धांत बिना किसी हिंसा या जबरदस्ती के अमीरों का हृदय परिवर्तन करके समाज में आर्थिक समानता लाने की बात करता है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। ये सिद्धांत कहता है कि अगर व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, तो वो क्या करे, वो 50 लाख तो अपने लिए खर्च कर ले और 50 लाख से वो समाज की भलाई कर दे। तो ये सिद्धांत आपका ये कहता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सोशल ऑडिट क्या है और गांधीवादी मॉडल में ये क्यों जरूरी है। इसका आंसर देखिए। सोशल ऑडिट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी परियोजना, सरकारी योजना या संस्था के कार्यों का मूल्यांकन वहाँ की स्थानीय जनता या समुदाय द्वारा किया जाता है। अब आप देख लीजिए गांधीवादी मॉडल में इसका क्या महत्व है। गांधी जी पूरी तरीके से पारदर्शिता और ईमानदारी के समर्थक थे। सोशल ऑडिट ये सुनिश्चित करता है कि जो भी संसाधन या धन गांवों के विकास के लिए आया है उसका सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं। ये भ्रष्टाचार को रोकता है और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाता है। यानी किसी गांव में अगर 100 व्यक्ति हैं तो वो जो 100वां व्यक्ति है उस तक ये लाभ पहुंचाता है। कौन? सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट में ये किया जाता है कि गांव का अच्छे से निरीक्षण किया जाएगा। सिर्फ गांव का ही नहीं, अगर कोई भी योजना या परियोजना है उसका वो अच्छे से देखेगी कि ये योजना सही काम कर रही है कि नहीं कर रही।
अगर किसी कहीं पे किसी क्षेत्र में 1000 जनसंख्या है तो 1000 लोग उसका लाभ उठा रहे हैं कि नहीं, तो यही आपका क्या होगा, सोशल ऑडिट। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी से क्या तात्पर्य है और ये कौशल विकास में कैसे मदद करता है। इसका आंसर देखिए, स्वदेशी का अर्थ है अपने ही देश या स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना और साथ ही साथ विदेशी सामानों का बहिष्कार करना। कौशल विकास में इसकी क्या भूमिका है देख लीजिए, जब लोग स्थानीय स्तर पर बनी चीज़ों जैसे मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, खादी ये सब सामान खरीदेंगे तो इससे स्थानीय कारीगरों के कौशल को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें खूब सारा रोजगार मिलेगा। इससे युवाओं को नए हुनर सीखने की प्रेरणा मिलती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी संस्थाओं से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर देखिए, गांधीवादी संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो गांधी जी के विचारों जैसे सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, ग्राम स्वराज, खादी, ग्रामोद्योग, श्रम की गरिमा और आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। इनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाना है। ऐसी संस्थाएं खादी उत्पादन, ग्रामोद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला विकास और रोजगार जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं। इनके माध्यम से लोगों को कौशल सिखाया जाता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे, गांधीवादी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ कमाना नहीं है बल्कि समाज सेवा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ये संस्थाएं गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को आगे बढ़ाने में सहायता करती हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, आधारभूत मुद्दों की पहचान से क्या समझते हैं। इसका आंसर देखिए, किसी गांव, समुदाय या संस्था की मुख्य समस्याओं को पहचानने की प्रक्रिया को आधारभूत मुद्दों की पहचान कहते हैं। किसी परियोजना को शुरू करने से पहले ये पता लगाना जरूरी है कि लोगों को वास्तविक समस्या क्या है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, किसी गांव में बेरोजगारी, अशिक्षा, गंदा पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी या रोजगार के साधनों का अभाव हो सकता है। इन समस्याओं को समझने के लिए लोगों से बातचीत करें, आप इंटरव्यू करें, सर्वेक्षण करें, निरीक्षण करें और उपलब्ध जानकारी का प्रयोग करके आप देखिए कि उसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं। समस्या की सही पहचान होने के बाद ही उसके समाधान की उचित योजना बनाई जा सकती है। जैसे यदि किसी गांव की मुख्य समस्या बेरोजगारी है तो वहां पे कौशल प्रशिक्षण और लघु उद्योग शुरू करने की योजना बनाई जा सकती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की परियोजना कार्य में क्या भूमिका है। आपका जो खादी ग्रामोद्योग आयोग है इसे KVIC भी कहते हैं। इसका आंसर देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने, पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परियोजनाओं की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और लागू करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ये संस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का संचालन करती है। फिर आपका इसमें आगे है, अब आप देख लीजिए कि जो आपका खादी और ग्रामोद्योग आयोग है वो कौन कौन से कार्य करती है या उसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ये आपका सब्सिडी और लोन देती है। फिर आपका इसमें दूसरा पॉइंट है, ग्रामीण युवाओं और कारीगरों को मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण और हस्तशिल्प जैसे कार्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण देना, यानी कि गांव में जाकर लोगों को मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है ये सिखाना, अगरबत्ती का निर्माण कैसे करते हैं ये सिखाना। ये सब कौन करता है, आपका खादी और ग्रामोद्योग जो आयोग है। फिर आपका जो खादी ग्रामोद्योग आयोग है उसका अगला कार्य है उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी उन्नयन और नए नए कौशल सिखाना। तकनीकी उन्नयन का मतलब है कि नई नई टेक्निक सिखाना लोगों को। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, तैयार उत्पादों की बिक्री और ब्रांडिंग के लिए देश विदेश में बाजार उपलब्ध कराना। भाई गांव में लोग सामान बना लेंगे लेकिन उनको बेचने के लिए मार्केट उपलब्ध कराना। फिर आपका इसमें आगे है, इस प्रकार KVIC ग्रामीण रोजगार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक स्थानीय संगठनों का हस्तक्षेप क्या है। इसका आंसर देखिए,
जब स्थानीय संगठन किसी समुदाय की समस्या को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं तो इसे सामुदायिक स्थानीय संगठनों का हस्तक्षेप कहा जाता है। स्थानीय संगठन जैसे स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां, ग्राम पंचायतें और अन्य सामाजिक संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार और महिला विकास के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आप इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि किसी गांव में बेरोजगारी अधिक है तो स्थानीय संगठन लोगों को सिलाई, बुनाई और अन्य कौशल का प्रशिक्षण दिला सकते हैं। इसी प्रकार स्वच्छता की समस्या होने पे सफाई अभियान चला सकते हैं। फिर आपका इसमें आगे है, स्थानीय संगठनों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे स्थानीय समस्याओं को अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए वे लोगों को साथ लेकर समाधान खोज सकते हैं। इस प्रकार सामुदायिक हस्तक्षेप का उद्देश्य लोगों की भागीदारी से स्थानीय समस्याओं को समाधान और समुदाय का विकास करना है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रतिवेदन आलेख क्या है? इसका आंसर देखिए। पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च में आपने जिन जिन स्टेप को अच्छे से फॉलो किया है, आपने कहाँ से डेटा लिया है, आपने किन लोगों से पूछताछ करी है, फिर आपको क्या डेटा मिला है और आपने क्या कंक्लूजन निकाला है, इसको आप लाइन से लिखिए सब कुछ। और इसमें कहीं भी आप झूठ नहीं लिखेंगे, सब कुछ ईमानदारी से लिखेंगे। तो जो ये आप लाइन से लिख रहे हैं, 1 2 3 पॉइंट करके, मतलब सब कुछ लाइन से क्रमबद्ध जो आप लिख रहे हैं सीरियल ऑर्डर से, यही आपका क्या कहलाता है? प्रतिवेदन आलेख कहलाता है। अब आप देख लीजिए कि आप इसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे, क्योंकि मैंने तो आपको सरल भाषा में बताया है। तो इसका आंसर देख लीजिए। प्रतिवेदन आलेख किसी घटना, कार्य, सभा, दुर्घटना या योजना की जांच पड़ताल और तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया एक स्पष्ट और लिखित विवरण है। ये पूरी तरीके से आपका सत्य होता है, क्रमबद्ध होता है और तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। अर्थात किसी परियोजना या व्यवहारिक कार्य में किए गए अध्ययन, कार्य और प्राप्त परिणामों को व्यवस्थित रूप से लिखने को ही आपका प्रतिवेदन आलेख कहा जाता है। एक अच्छे प्रतिवेदन में परियोजना का विषय, उद्देश्य, स्थान, कार्य करने की विधि, प्राप्त जानकारी, समस्याएं, परिणाम और निष्कर्ष शामिल किए जाते हैं। अब आप इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए किसी गांव में आपको कोई ग्रामोद्योग है, यानी कि वहां का कोई उद्योग है, उसका अध्ययन करना है। तो आप प्रतिवेदन में सबसे पहले उद्योग का नाम लिखेंगे कि कौन सा उद्योग है, वहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं, आप उसकी संख्या लिखेंगे, वहां पे कितना उत्पादन हो रहा है, यानी कि कितना वो लोग माल तैयार कर रहे हैं, आप वो लिखेंगे। कच्चा माल और रोजगार जैसी जानकारी आप बहुत अच्छे से उसमें लाइन से लिखेंगे। तो यही आपका प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन आपका सरल, स्पष्ट और तथ्य आधारित होना चाहिए। इसमें आवश्यकता अनुसार फोटो, तालिका तथा अन्य प्रमाण भी लगाए जा सकते हैं। प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि क्या अध्ययन किया गया है और कैसे किया गया है और उससे क्या जानकारी प्राप्त हुई है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं तकनीकी माध्यमों का अनुप्रयोग क्या है? इसमें आपसे पूछ रहा है कि सूचना और तकनीकी माध्यमों का क्या क्या उपयोग है। तो पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। सूचना और तकनीकी माध्यम में आपका क्या आता है, जिसे आप इंग्लिश में बहुत सुनते होंगे, ICT आपने बहुत सुना होगा। इसमें क्या किया जाता है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट का यूज़ करके आप किसी डेटा को या इंफॉर्मेशन को आप सुरक्षित रखते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं और उसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई सूचना वायरल करनी है या किसी को आपको भेजनी है तो आप किसका यूज़ करते हैं? इंटरनेट का यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो यही सब आपका क्या कहलाएगा? सूचना एवं तकनीकी माध्यम कहलाएगा। अब आप देख लीजिए कि आप पेपर में लिखेंगे कैसे। सूचना एवं तकनीकी माध्यमों का अनुप्रयोग कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और संचार उपकरणों का प्रयोग करके डेटा व सूचना को संग्रहित करने, सुरक्षित रखने और प्रसारित करने की प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यों को तेज, सरल और पारदर्शी बनाना है। इसमें आपका पहला पॉइंट है, परियोजना कार्य में जानकारी प्राप्त करने, सुरक्षित रखने, समझने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए सूचना एवं तकनीकी माध्यमों का उपयोग करना सूचना तकनीकी माध्यमों का अनुप्रयोग कहलाता है। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, आज विद्यार्थी इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा और अन्य तकनीकी साधनों का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप समझिए, किसी ग्रामोद्योग की जानकारी इंटरनेट से आप प्राप्त कर सकते हैं और उसका जो फोटो है वो भी मोबाइल से लिया जा सकता है। तो ये सब आप कैसे कर पा रहे हैं? सूचना और तकनीकी के माध्यम से।
फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, कंप्यूटर की सहायता से परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। डिजिटल माध्यमों से जानकारी को व्यवस्थित करके प्रस्तुत करना भी अब आसान हो गया है, लेकिन इंटरनेट से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते समय उसकी विश्वसनीयता की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें आपको झूठ भी मिल जाती हैं। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे, इस प्रकार तकनीकी माध्यम परियोजना कार्य को आसान, तेज, व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में सहायता करते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय क्या है, जिसे आपका एमएसएमई मिनिस्ट्री भी कहा जाता है। यह आपसे पूछ सकता है कि एमएसएमई मिनिस्ट्री की क्या भूमिका है, तो आप यही सेम आंसर लिख के आएंगे। अब आप आंसर देख लीजिए, भारत सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में छोटे, मध्यम और सूक्ष्म व्यवसायों के विकास, नीति निर्माण और संरक्षण के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख मंत्रालय है। इसकी स्थापना आपकी 9 मई 2007 को की गई थी। ये मंत्रालय भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करता है। एमएसएमई मंत्रालय देश में रोजगार और उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे, एमएसएमई मंत्रालय के मुख्य कार्य और उद्देश्य क्या है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है, नियम और नीतियां बनाना, छोटे व्यवसायों के लिए नियम और कानून तैयार करती है ये। सेकंड पॉइंट है आपका वित्तीय सहायता, ये आपका ऋण जिसे आप लोन कहते हैं और वित्तीय योजनाएं आपकी उपलब्ध कराती है। इसका थर्ड पॉइंट है कौशल विकास, उद्यमियों के लिए ये प्रशिक्षण और तकनीक की सहायता देती है। फिर आप लास्ट में लिखेंगे, इस प्रकार एमएसएमई क्षेत्र रोजगार, कौशल, उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। तो पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ कि सहकारिता का मतलब क्या होता है। तो सहकारिता का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं और आपको एक पेन चाहिए। आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा मुझे एक पेन दे दो। दुकानदार ने कहा मैं एक पेन नहीं देता हूँ, मैं पेन का पैकेट दूंगा। आपने कहा कितने का है। दुकानदार ने कहा 100 रुपए का पैकेट है और उसमें 10 पेन है। अब आप सोचेंगे मेरे पास तो 10 ही रुपए हैं। फिर आपने देखा कि आपके 10 दोस्त हैं, उन सबको एक एक पेन चाहिए और उन सब के पास यही समस्या है कि उनके पास 10 रुपए हैं और एक पेन चाहिए, लेकिन दुकानदार आपके 10 पेन दे रहा है। तो आपके 10 दोस्त मिलके 10-10 रुपए इकट्ठा करके 100 रुपए इकट्ठा कर लेंगे और वो पेन का पैकेट खरीद लेंगे और आपस में एक एक पेन बांट लेंगे। तो उनकी समस्या भी हल हो गई और 10 ही 10 रुपए भी खर्च हुए। तो यही आपका सहकारिता है कि जब समान हित चाहने वाले, यानी कि समान हित का मतलब ये हुआ, अगर आपको पेन पेन ही चाहिए तो पेन पेन वाले लोग मिलके आपस में पेन खरीद लेंगे। अगर इसी तरीके से किसानों की कोई समस्या है तो सारे किसान मिलके अपना एक समूह बना लेंगे, फिर वो अपनी समस्याओं को मिलजुल कर हल करेंगे। तो यही इसका मतलब होता है सहकारिता का। अब आप देख लीजिए कि आप इसको पेपर में कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने तो अभी आपको सरल भाषा में बताया है। तो इसका आंसर देख लीजिए, सहकारिता का अर्थ है लोगों का अपनी समान आर्थिक या सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलजुल कर काम करना। इसमें कई लोग एक साथ मिलकर संस्था या संगठन बनाते हैं और उसके लाभ या जिम्मेदारियों में भाग लेते हैं। फिर आप इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, किसान मिलकर सहकारी समिति बना सकते हैं और बीज, खाद या कृषि उपकरण सामूहिक रूप से खरीद सकते हैं। इससे उन्हें कम लागत में सुविधाएं मिल जाएंगी। मान लीजिए किसानों को कोई मशीन चाहिए, अब वो मशीन बहुत महंगी है, तो क्या होगा कि सारे किसान मिलके वो मशीन खरीद लेंगे, फिर थोड़े थोड़े समय के लिए उसका उपयोग कर लेंगे, तो उनकी समस्या भी हल हो जाएगी। फिर आप इसमें आगे क्या लिखेंगे, सहकारिता का आधार सहयोग, समानता, पारदर्शिता और सामूहिक हित है। इसमें केवल एक व्यक्ति का लाभ नहीं देखा जाता है, बल्कि सभी सदस्यों के हित को महत्व दिया जाता है। गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचार में भी सहयोग और सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण स्थान था। इस प्रकार सहकारिता लोगों को मिलकर काम करने, संसाधनों का सही उपयोग करने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहायता करती है। तो दोस्तों ये थे आपके अति लघु और लघु उत्तरी क्वेश्चन। अब आपके आते दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। तो दोस्तों दीर्घ का आपका पहला क्वेश्चन है, गांधीवादी संस्थाओं की पहचान और उनके महत्व को समझाइए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप किस तरीके से गांधीवादी संस्थाओं की पहचान करेंगे कि ये संस्था गांधीवादी है कि नहीं, और अगर है तो उनके महत्व को आपको बताना है। तो इसका आंसर देख लीजिए,
गांधीवादी संस्थाएं वे संगठन है जो महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और स्वदेशी के सिद्धांतों पर चलते हैं। इनकी पहचान सादगी, श्रम की प्रतिष्ठा और समाज सेवा से होती है। इन संस्थाओं का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि समाज सेवा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना भी होता है। ये संस्थाएं समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान और नैतिक मूल्यों की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। अंतिम व्यक्ति का मतलब ये होता है, आपने कई बार सुना होगा, अरे वो लास्ट नंबर में था इसलिए उसको देख नहीं पाए। तो जो ये संस्था होती है वो ये नहीं कहती अगर समाज में आपके 1000 लोग हैं तो ये 999 का काम करेंगी, लेकिन जो आपका 1000वां व्यक्ति है ये उसके लिए भी काम करती हैं। तो यही इसका मतलब है कि अंतिम व्यक्ति के उत्थान यानी उसके विकास के लिए ये काम करती हैं। फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे, गांधीवादी संस्थाओं की पहचान कैसे की जाती है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है सत्य और अहिंसा का पालन। जो भी संस्थाएं गतिविधियों में पूरी तरीके से पारदर्शिता रखती है यानी ईमानदारी से काम करती हैं और शांतिपूर्ण तरीके से करती हैं, तो वो संस्थाएं आपकी गांधीवादी होंगी। फिर आपका इसमें सेकंड पॉइंट है खादी और स्वदेशी पे जोर। जो भी संस्थाएं स्थानीय उत्पादन, हस्तशिल्प और खादी वस्त्रों को प्राथमिकता देती हैं तो वो आपकी गांधीवादी होंगी। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है ग्राम स्वराज की भावना। गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जो भी संस्था करेगी वो आपका गांधीवादी होगी। फिर आपका इनकी पहचान का अगला पॉइंट है सादगी और श्रम। जो भी संस्थाएं अपने कार्यकर्ताओं के जीवन स्तर को सरल बनाती हैं और शारीरिक श्रम से जुड़ी होती हैं वो आपका गांधीवादी संस्थाएं होंगी। फिर आपका इसमें लास्ट पॉइंट है निस्वार्थ जन सेवा। बिना किसी राजनीतिक लाभ के समाज कल्याण जो भी संस्थाएं करेंगी वो आपका गांधीवादी संस्थाएं होंगी। तो इन तरीकों से आपकी पहचान हो सकती है। मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए। फिर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका महत्व क्या है, तो आप हेडिंग डालेंगे गांधीवादी संस्थाओं का महत्व। फिर आपका इसमें महत्व का पहला पॉइंट है सामाजिक समरसता। जातियों और वर्गों के भेद को मिटाकर ये संस्थाएं भाईचारे को बढ़ावा देती हैं। सेकंड पॉइंट है आपका नैतिक विकास। आधुनिक भौतिकवाद के युग में उच्च मानवीय मूल्यों की शिक्षा देती हैं। थर्ड पॉइंट है आपका रोजगार सृजन। कुटीर उद्योगों और चरखे के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं। फिर आपका जो गांधीवादी संस्थाएं हैं उनका लास्ट महत्व है संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान। ये संस्थाएं हिंसा और विरोध के बजाय संवाद और सत्याग्रह का मार्ग दिखाती हैं। फिर आप इसमें लास्ट में लिखेंगे इस प्रकार गांधीवादी संस्थाएं ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता, रोजगार और सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर आपका इसमें लॉन्ग का दूसरा क्वेश्चन है आधारभूत मुद्दों की पहचान एवं परियोजना कार्य की प्रक्रिया को समझाइए। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप किसी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे क्या मेन मुद्दा है या क्या समस्या है उसकी पहचान कैसे करेंगे, फिर वहाँ पे योजना किस तरीके से बताएंगे, वो पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पे समझानी है। तो इसका आंसर देखिए, किसी परियोजना को सफल बनाने के लिए सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि जिस क्षेत्र और समुदाय में आप काम कर रहे हैं वहाँ की मेन समस्या क्या है। इसी को क्या कहा जाता है, आधारभूत मुद्दों की पहचान। यानी कि जो मुख्य समस्या होती हैं वही आपकी कहलाती हैं आधारभूत मुद्दों की पहचान। इसमें आपका पहला पॉइंट है सबसे पहले विद्यार्थी या शोधकर्ता क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। इसके बाद सर्वेक्षण करते हैं, प्रश्नावली, साक्षात्कार और उपलब्ध डेटा के अनुसार यानी कि उपलब्ध जानकारी के माध्यम से समस्याओं को समझते हैं। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप किसी गांव में गए, आपने लोगों से पूछताछ करी, आपने 100 लोगों से पूछताछ करी, फिर आपने देखा कि 10 लोगों के पास ही रोजगार है। तो आपको क्या समझ आया कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, अशिक्षा बहुत ज़्यादा है। फिर आपने वहाँ पे स्वास्थ्य का निरीक्षण किया कि कितने लोग स्वस्थ हैं कितने नहीं हैं। फिर आपने पानी की समस्या की जांच करी। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, वहाँ की समस्याओं को पहचानते हैं, यानी कि लोगों से पूछताछ करके, निरीक्षण करके, लोगों से प्रश्नावली यानी कि आप उन्हें एक पेपर दें उसमें 10 क्वेश्चन लिख दें, फिर उसमें हाँ ना में जवाब मांगे लोगों से, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रश्नावली कहा जाता है। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण समस्या का चयन किया जाता है। फिर परियोजना का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। इसके बाद कार्य की योजना बनाई जाती है और आवश्यक संसाधन जुटाए जाते हैं।
फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, फिर वास्तविक कार्य किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, यदि समस्या बेरोजगारी की है तो स्थानीय युवाओं को आप कौशल सिखाएंगे, रोजगार के अवसरों का अध्ययन कराएंगे और कार्य पूरा होने के बाद प्राप्त जानकारी और परिणामों का विश्लेषण करेंगे। अंत में पूरी परियोजना का प्रतिवेदन तैयार करेंगे। मैंने ऊपर अभी आपको प्रतिवेदन बताया था कि जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो उसको सीरियल ऑर्डर से लिखिए कि क्या क्या काम आपने किया, तो यही आपका प्रतिवेदन कहलाता है। इसमें समस्या, उद्देश्य, विधि, प्राप्त जानकारी, परिणाम और सुझाव लिखे जाते हैं। एक बार आप शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए कि परियोजना कार्य का जो प्रक्रिया है वो क्या है। सबसे पहले आप समस्या की पहचान करें, फिर आपने जो समस्या की पहचान करी है उसका उद्देश्य क्या है वो निर्धारित करें, फिर आप योजना बनाएं कि उस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं, फिर आप उसका क्रियान्वयन करें यानी कि उस पर कार्य करें, फिर देखें कि उससे क्या परिणाम निकला है, फिर आप निष्कर्ष निकालें और लास्ट में आप क्या करेंगे, प्रतिवेदन यानी कि सबको सीरियल ऑर्डर से लिखेंगे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक स्थानीय संगठनों के हस्तक्षेप की भूमिका समझाइए। आंसर देखिए, मैं ये सारे क्वेश्चन आपको लघु में बता चुकी हूँ। मैं आपको दीर्घ में इसलिए करा रही हूँ, पहली बात तो लघु में ये 6 से 7 लाइन के हैं। अगर दीर्घ में आएगा तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। लघु में पहले आपको एक बार बता दिया है तो आपको थोड़ा वहाँ पे याद हो जाएगा और थोड़ा आप दीर्घ में याद कर लेंगे, तो 2-3 बार आप अगर बार बार सुनेंगे और देखेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब आप इसका आंसर देख लीजिए। सामुदायिक स्थानीय संगठन किसी क्षेत्र के लोगों को एक साथ जोड़कर उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करते हैं। इनमें ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां और अन्य स्थानीय सामाजिक संगठन शामिल होते हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट है, इन संगठनों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे स्थानीय समस्याओं को नज़दीकी से जानते हैं, इसलिए वे लोगों की ज़रूरतों के अनुसार कार्य कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, यदि किसी गांव में बेरोजगारी है तो स्थानीय संगठन कौशल प्रशिक्षण या रोजगार से जुड़ी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। फिर आपका इसमें सेकंड पॉइंट है, यदि समस्या स्वच्छता की है तो संगठन क्या करेगा, सफाई अभियान चलाएगा। शिक्षा की कमी होने पर साक्षरता कार्यक्रम चलाएगा। इसी प्रकार महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, स्थानीय संगठनों की सफलता में जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि लोग स्वयं समस्या के समाधान में भाग लेते हैं तो परिणाम आपके बहुत अच्छे होते हैं और स्थायी होते हैं। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, गांधी जी भी गांव के विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी को बहुत महत्व देते थे। इस प्रकार सामुदायिक संगठनों का हस्तक्षेप स्थानीय समस्याओं की पहचान, लोगों की भागीदारी, समाधान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। फिर आपका इसमें लॉन्ग का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, परियोजना कार्य में प्रतिवेदन आलेख के महत्व को समझाइए। इसका आंसर देखिए, परियोजना कार्य में प्रतिवेदन आलेख एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज है, अर्थात परियोजना के दौरान किए गए कार्य और प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित रूप से लिखने को ही आपका प्रतिवेदन आलेख कहा जाता है। ये परियोजना के उद्देश्यों, की गई प्रक्रिया, संकलित आंकड़ों, विश्लेषण और प्राप्त निष्कर्षों को क्रमबद्ध यानी कि सीरियल ऑर्डर में और स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है, जिससे परियोजना की सफलता का सटीक मूल्यांकन संभव होता है। फिर आपका क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि परियोजना कार्य में प्रतिवेदन आलेख का महत्व क्या है, तो आप हेडिंग डालेंगे परियोजना प्रतिवेदन आलेख का महत्व। इसमें आपका पहला पॉइंट है, स्पष्ट सूचना। परियोजना के उद्देश्यों और कार्यों की पूरी जानकारी साफ शब्दों में दी जाती है। दूसरा है निर्णय लेने में मदद। अगर आप प्रतिवेदन में सारी चीज़ें लाइन से लिखेंगे तो कोई भी व्यक्ति उसके आंकड़े और तथ्यों को देख के आराम से कोई भी फैसला ले सकता है। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, प्रगति की माप। कार्य योजना के अनुसार काम की रफ्तार और सफलता की जांच की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भविष्य के लिए संदर्भ होता है। अगर किसी को प्रतिवेदन आलेख बनाना है या किसी योजना पे कार्य करना है तो वो क्या करेगा, जो पहला प्रतिवेदन आलेख लिखा गया है उसको पढ़ लेगा और उसमें देख लेगा कि क्या क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना आने वाला काम कर सकता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आने वाले नए कार्यों के लिए ये एक भरोसेमंद ऐतिहासिक दस्तावेज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें जवाबदेही तय करना।
किए गए कार्यों और परिणामों के प्रति पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है। फिर आप इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे। यदि किसी गांव के खादी उद्योग का अध्ययन किया जा रहा है, मान लीजिए कोई गांव है, वहां पे खादी का कोई उद्योग है, आपको उसकी रिसर्च करनी है, तो सबसे पहले आप प्रतिवेदन में उद्योग का परिचय लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, वहां पे काम करने वाले लोगों की संख्या लिखेंगे, वहां पे कच्चा माल कितनी मात्रा में उपलब्ध है आप वो लिखेंगे, उत्पादन कितना हो रहा है आप वो लिखेंगे, बिक्री यानी कि जो उत्पादन जो माल तैयार किया जा रहा है वो कितना ज़्यादा बेचा जा रहा है आप वो लिखेंगे, और रोजगार से संबंधित ये सारी जानकारी आप प्रतिवेदन में देंगे। एक अच्छा प्रतिवेदन सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित और तथ्य आधारित होना चाहिए। इससे शिक्षक या अन्य व्यक्ति आसानी से समझ सकते हैं कि परियोजना में क्या किया गया है और क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार प्रतिवेदन किसी परियोजना कार्य का लिखित प्रमाण और पूरा सार होता है। फिर आपका लॉन्ग का अगला क्वेश्चन है, परियोजना कार्य में सूचना एवं तकनीकी माध्यमों के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर देखिए। आज के समय में सूचना एवं तकनीकी परियोजना कार्य को आसान और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यार्थी मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, कैमरा और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके परियोजना के विभिन्न चरणों को आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट है, सबसे पहले इंटरनेट की सहायता से विषय से संबंधित प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की जाती है। मोबाइल या कैमरे से क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान आप फोटो और वीडियो ले सकते हैं और इंटरव्यू की जानकारी को डिजिटल रूप में आप सुरक्षित रख सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे कोई रिसर्च करने गए, तो सबसे पहले आप फ़ोन में अपने इंटरनेट से उसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। फिर आप जब उस क्षेत्र में गए तो आप अपने फ़ोन से फ़ोटो बना खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे लोगों से इंटरव्यू लिया है, लोगों से पूछताछ करी है, तो आप अपने फ़ोन से उसका वीडियो बना के उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये सब आपका किसी परियोजना कार्य में सूचना और तकनीकी माध्यमों का उपयोग हुआ कि आप किस तरीके से तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे, कंप्यूटर की सहायता से प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित करके रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। डिजिटल दस्तावेजों में तालिका, चित्र और अन्य सामग्री भी जोड़ी जा सकती है। प्रस्तुतिकरण के लिए स्लाइड आदि का उपयोग भी आप कर सकते हैं। हालांकि तकनीक का उपयोग करते समय सावधानी बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर उपलब्ध हर जानकारी सही नहीं होती है, इसलिए विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी आपको लेना चाहिए और तथ्यों की जांच आपको करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार सूचना और तकनीकी माध्यम परियोजना कार्य को तेज, व्यवस्थित, प्रमाणित और आकर्षक बनाने में सहायता करते हैं। फिर आपका इसमें लॉन्ग का अगला क्वेश्चन है, सहकारिता की अवधारणा, उद्देश्य और महत्व को समझाइए। इसका आंसर देखिए। सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। यह एक ऐसा स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक संगठन है जिसमें समान आर्थिक और सामाजिक हितों वाले व्यक्ति मिलकर अपने सामूहिक विकास के लिए प्रयास करते हैं। इसका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और एक सबके लिए और सब एक के लिए है, यानी एक व्यक्ति सबके लिए है और सारे व्यक्ति एक आदमी के लिए हैं। इसमें लोग एक संगठन बनाते हैं और सामूहिक रूप से इसमें निर्णय लिए जाते हैं। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करना है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि सहकारिता क्या है। मान लीजिए 10 किसान हैं और 10 के पास कम रुपए हैं। मान लीजिए सबके पास 10-10 हज़ार रुपए हैं, लेकिन उनको बीज खरीदना है, खाद खरीदने और कुछ मशीनें खरीदनी है। उसके लिए उन लोग के पास रुपए कम पड़ जाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, सारे मिलके रुपए इकट्ठा कर लेंगे और मिल के सामान खरीद लेंगे। भाई उन्होंने बीज का पैकेट खरीद लिया, खाद खरीद ली और मशीन खरीद लिया, फिर थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसको क्या कहा जाएगा, आपका सहकारिता। यानी कि किसान मिलकर सहकारी समिति बना सकते हैं और फिर बीज, खाद या कृषि उपकरण सामूहिक रूप से खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनकी लागत भी कम हो जाएगी और उनकी सामूहिक शक्ति बढ़ जाएगी। फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे सहकारिता की अवधारणा क्या है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सहकारिता की अवधारणा बताइए, उद्देश्य बताइए और महत्व बताइए। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। अब आप इसमें हेडिंग डालेंगे सहकारिता की अवधारणा क्या है। इसमें आपका पहला पॉइंट है कि सहकारिता में आपका व्यक्ति सर्वोपरि होता है, ना कि पूंजी या धन। फिर आपका सेकंड पॉइंट है ये शोषण को समाप्त करके आपसी भाईचारे और सहायता की भावना पर बल देता है।
फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, यह एक लोकतांत्रिक संस्था है जहां प्रत्येक सदस्य को समान मताधिकार और अधिकार दिए जाते हैं। क्योंकि भाई ये लोग आपस में मिलकर ही कोई संगठन और संस्था बनाते हैं, फिर आपस में मिलकर ही सारे काम करते हैं, तो सारे लोगों को इसमें समान अधिकार मिलता है। फिर आपका इसमें अगली हेडिंग पड़ेगी, सहकारिता के उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है इसका आर्थिक शोषण से मुक्ति। कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को महाजनों व बिचौलियों के शोषण से ये बचाता है। तो मैं आपको इसको सरल भाषा में एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। मान लीजिए गरीब किसानों का एक समूह है, उसमें 20 किसान हैं और 20 के पास 10-10 हजार रुपए हैं, और इन सबको मशीन लाना है, इन सबको बीज चाहिए, खाद चाहिए, लेकिन इनके पास रुपए कम है। तो ये क्या करेंगे, 20 किसान 10-10 हजार मिला के आपस में बीज ले आएंगे, मशीन ले आएंगे, फिर आपस में ही बंटवारा कर लेंगे कि सुबह हम मशीन का इस्तेमाल कर लेंगे, शाम को तुम कर लेना, कल तुम कर लेना, परसों तुम कर लेना। तो ऐसा ये आपसी सहमति के अकॉर्डिंग सारा काम कर लेंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत ये किसी अमीर आदमी के पास चले जाएं 20 किसान कि हमको 1 लाख रुपए कर्ज में दे दो, यानी लोन दे दो, तो इससे क्या होगा, वो जो अमीर आदमी है वो इनको रुपए भी देगा, फिर इनसे बहुत अधिक मात्रा में ब्याज लेगा। तो इससे क्या होगा, कमजोर और गरीब वर्ग का शोषण होगा। तो सहकारिता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है गरीब और कमजोर लोगों के लिए, क्योंकि ये इनको शोषण से बचाती है। फिर आपका सहकारिता का दूसरा उद्देश्य है आर्थिक उत्थान। कम आय वाले व्यक्तियों, किसानों और कारीगरों को ये सस्ते ऋण और संसाधन उपलब्ध कराती है। तीसरा पॉइंट है इसमें आपका स्वयं सहायता की भावना। लोगों में आत्मनिर्भरता और खुद के पैरों में खड़े होने की आदत इसमें विकसित हो जाती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कर्ज लेना इसमें सही नहीं समझते, आपस में ही मिलजुल के ये लोग आत्मनिर्भर बनते हैं और खुद के पैरों में इसमें खड़े होते हैं। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है सहयोग और सद्भावना। समाज में आपसी सहयोग, मेल मिलाप और नैतिक मूल्यों का इसमें प्रसार प्रचार होता है। फिर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि सहकारिता का महत्व क्या है, तो आप इसमें हेडिंग डालेंगे सहकारिता का महत्व। इसमें आपका पहला महत्व है गरीबी और बेरोजगारी का निवारण। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करके ये गरीबी को कम करती है। फिर आपका सहकारिता का महत्व का दूसरा पॉइंट है कृषि विकास। किसानों को समय में खाद उपलब्ध होता है, बीज, कृषि यंत्र और उचित मूल्य पे सब कुछ इसमें मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसान आपस में रुपए जोड़ के सारा सामान ले आते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग सारा काम कर लेते हैं। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है लोकतांत्रिक प्रशिक्षण। जमीनी स्तर पर लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों, अनुशासन और सामूहिक निर्णय लेने के इसमें अवसर मिलते हैं। यानी कि लोग अपने अकॉर्डिंग सारे निर्णय ले सकते हैं, सारे अधिकार उनके पास होते हैं। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है सामाजिक समरसता। जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव को मिटाकर ये समाज को एकजुट करता है। फिर आप इसमें लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे, गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचार में भी लोगों के सहयोग और सामूहिक प्रयास को महत्व दिया गया है। इस प्रकार सहकारिता का उद्देश्य है मिलकर काम करना, संसाधनों का सही उपयोग करना, आर्थिक शक्ति को बढ़ाना और सामूहिक विकास करना। तो दोस्तों ये थे आपके इस क्लास के महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, शाम को या रात तक मैं एक क्लास और अपलोड करूँगी, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अभी उस बच्चे ने मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं भेजा है, अगर वो मुझे भेज देगा तो मैं क्लास अपलोड कर दूँगी, तो उसको ज़रूर देख के जाइएगा। कल आपका लास्ट पेपर है, चाहे आप रात पे सोए कम, 2-3 घंटे सोए, लेकिन ये सारी क्लासेस देख के आपको ज़रूर जानी है। भले आप सुबह 4 बजे उठ के वो प्रीवियस ईयर वाली पेपर को ज़रूर देख के जाइएगा, जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसको देख के जाइएगा। बाकी कहीं भी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।